अधिकांश आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय बंगड़ महाविद्यालय D1 में कार्यरत हूँ। जैसा कि हमने अभी इस समय रूसो के राजनीतिक उसके जीवन परिचय का अध्ययन किया। अब हम सामाजिक समझौते का अध्ययन करेंगे जिसमें राजनीति विचार हैं। यद्यपि हॉब्स लॉ की तरह रूसो भी समाज और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते का समर्थक है, तथापि उसका उद्देश्य उसकी तरह व्यक्तिवाद और प्राकृतिक अधिकार का समर्थन करना मात्र नहीं था। इनके विपरीत रूसो समाज के नैतिक पतन के प्रति अत्यधिक चिंतित था और चाहता था कि इस अभिशाप से मुक्त होकर मनुष्य का जीवन पूर्ण नैतिक दृष्टि से उच्च हो जाए। अतः वह समाज और राज्य का आदर्शवादी दृष्टिकोण से विवेचना करता है और इसी आधार पर मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपने समझौता सिद्धांत का विस्तार से प्रतिपादन किया। रूसो के प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं, जिसमें जैसे हम कह सकते हैं मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था स्वभाव, जिसमें समझौते के कारण यानी कि उसके बाद में सामाजिक समझौता तथा राज्य का स्वरूप और सामाजिक समझौते की विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। यानी कि मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर के बारे में रूसो की रचनाओं में मनुष्य का चित्रण एक ऐसे तनावग्रस्त व्यक्ति के रूप में है जिसका तनाव रहित अतीत एक तनाव मुक्त भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। इस तनावग्रस्त व्यक्ति की दो प्रवृत्तियां हैं, स्वार्थ और परमार्थ, जो आपसी कशमकश में रहती है। इस तनाव में से चेतना का जन्म होता है। रूसो के अनुसार चेतना एक नेत्रहीन इच्छा है जो शुभ कर्म करना तो चाहती है, परंतु यह नहीं जानती कि शुभ कर्म क्या है। इसलिए मनुष्य की आत्मसिद्धि के लिए रूसो विवेक का सहारा लेता है। विवेक अच्छाई और बुराई में अंतर स्पष्ट करता है। इन तत्वों के आधार पर रूसो दो प्रकार के व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत करता है। अप्राकृतिक व्यक्ति, जिसमें स्वार्थ और परमार्थ युद्धरत है, जिसकी चेतना अंधी है और विवेक पथभ्रष्ट है। ऐसा व्यक्ति लगातार भटकता रहता है। और इसके विपरीत प्राकृतिक अवस्था वह है जिसमें या तो तनाव पैदा ही ना हुआ हो या जिसने शक्तिशाली विवेक और अडिग चेतना के द्वारा आत्महित और परमार्थ में सामंजस्य बैठा लिया हो। रूसो के अनुसार आदिम मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें यह तनाव पैदा ही नहीं हुआ था। वह प्रसन्न और संतुष्ट था। पेड़ पौधे पशु पक्षियों की तरह वह पैदा होकर प्राकृतिक रूप से ही समाप्त हो जाता था। रूसो प्राकृतिक अवस्था मनुष्य का स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, स्वास्थ्य, शांति, प्रेम और एकांत प्रिय समझता था। इस विषय में रूसो का विचार हॉब्स और लॉक दोनों से भिन्न है। हॉब्स का कहना था कि प्राकृतिक दशा में रहने वाला मनुष्य न केवल हिंसा क्रूर था, प्रत्युत कपटी भी था। दूसरी ओर लॉक ने मनुष्य को प्राकृतिक नियम और ईश्वरीय नियम से अनुशासित होने वाला माना था। रूसो प्राकृतिक दशा में नैतिकता के ऐसे उच्च विकास को भी असंभव मानता है। अतः दोनों के विचारों को गलत मानते हुए रूसो ने आदिम मनुष्य को पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष तथा स्वाभाविक रूप से अच्छा माना है। रूसो के अनुसार सभ्यता के उदय और विकास के साथ साथ मनुष्य का तनावग्रस्तता बढ़ती गई। रूसो के विचार में समकालीन सभ्यता एक तनावग्रस्त सभ्यता है। यह मनुष्य को प्रफुल्लित रखने वाला बाग नहीं बल्कि एक कैद है। इसलिए मनुष्य की इच्छा है कि वह एक ऐसी सभ्यता निर्माण करे जो प्राकृतिक मनुष्य की सभ्यता हो और जहां उसके स्वार्थ और परमार्थ में चेतना और विवेक के अनुसार समन्वय हो सके। प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर में रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता था। उसका जीवन पशुओं जैसा एकाकी था। वह अपना जीवन वनों में विचरण करके बिताता था। किसी व्यक्ति का कोई घर न था, न उसकी कोई संपत्ति थी। मनुष्य अपने प्रकृति की सादगी और परमार्थ की भावना के साथ उसमें सादगी से रहता था। इस अवस्था में वो सब समान थे, अपने अपने जीवन में के स्वामी थे। कोई कलह, द्वेष, मारपीट नहीं था। कोई सभ्यता नहीं थी, सभ्यता की आवश्यकता भी नहीं थी। मनुष्य एकांत में सुखी बेपरवाह जिंदगी जी रहा था। न वस्त्र धारण करता था, न ही भाषा का माध्यम था। इस तरह रूसो के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक अनैतिक भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ, संपत्ति और परिवार से रहित आदिम स्वर्ण युग को स्वर्गीय दशा में रखता था। प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए रूसो आदर्श बर्बर, नोबल सेवेज शब्द का प्रयोग करता है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक भोले और अज्ञानी बालक की भांति सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था
अनैतिक इमोरल नहीं हो सकता है। इसे ना सद्गुण की अवस्था कहा जा सकता। ये धोखाधड़ी और युद्ध की अवस्था बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि अनैतिकता का बोध तब होता जब मनुष्य में किसी उच्च गुण के समझने की क्षमता होती, उच्च गुणों का वह दिग्दर्शन करता। धोखाधड़ी करने की प्रवृत्ति भी तब जागती जब उसमें हिसाबी बुद्धि का उदय होता है। यह प्राकृतिक अवस्था में ही नहीं, गुज के शब्दों में रूसो द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था ना तो हॉब्स के सदस्य सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध की थी और ना लोक की शांति व सदिच्छा की अवस्था जैसा थी। वह ऐसी दशा थी जिसमें व्यक्ति पशु जैसा अकेला जीवन बिताता था। आज के तथाकथित सभ्य और विकसित व्यक्ति की प्राकृतिक मानव से तुलना करने के पश्चात ही रूसो कहता है, gives us back the ignorance, innocence and poverty which alone can make us happy। समझौते का कारण जो था, यानी क्या था, उसमें प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी जहां मनुष्य एक मासूम, निर्दोष और निर्मल पंछी की तरह प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता था, स्वच्छंदता पूर्वक विहार करता हुआ मस्त जीवन व्यतीत करता था। उसे किसी प्रकार की चिंता न थी, उसका जीवन शांतिपूर्ण सुखी था। परंतु यह सर्वनिम्न अवस्था अधिक दिनों तक कायम न रह सकी। मानव के ज्ञान में वृद्धि हुई, मनुष्य के अग्नि का ज्ञान हुआ, कुछ मोटे ढंग से के हथियार व औजार अस्तित्व में, लोगों का घुमक्कड़ वनचर जीवन छूट गया, वे निश्चित स्थान पर बसने लगे, स्त्री पुरुषों का आकस्मिक मिलन कुछ स्थायी होने लगा और परिवार का भी अस्तित्व में आए। मनुष्य में परिवार के साथ साथ संपत्ति बनाने की इच्छा हुई। व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता के कारण लोगों में परस्पर कलह, द्वेष, हिंसा व युद्ध आदि का प्रादुर्भाव हुआ। संपत्ति संबंधी सर्प मानव समाज में पैदा हो गया, उसके सुख शांति कुफुर हो गई। संपत्ति के कारण ही धनी व निर्धन का भेद उत्पन्न हुआ। उससे उदात्त वनचर, नोबल सेवेज की स्वाभाविक समानता, स्वतंत्रता समाप्त हो गई एवं दास प्रथा आदि बुराइयां उत्पन्न हुई। व्यक्तिगत संपत्ति ने प्राकृतिक अवस्था की शांति भंग करके एक ऐसे सभ्य कहे जाने वाले समाज को जन्म दिया जिसने मनुष्य से मनुष्य की सादगी, ईमानदारी, समानता, परमार्थ की भावना छीनकर उसे इंसानियत का दुश्मन, संपत्ति का भूखा, स्वार्थी, घमंडी बना दिया। अतः सभ्यता, सभ्य समाज, विज्ञान, संपत्ति आदि मनुष्य के दुश्मन है। रूसो के अनुसार सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ दरिद्रता, शोषण, हत्या और बीमारी बढ़ती चली गई। युद्ध और तनाव ने मनुष्य को हिंसक बना दिया, जिससे समाज की वह दशा हो गई जो हॉब्स को प्राकृतिक अवस्था में थी। रूसो के शब्दों में समाज और राज्य का उदय ऐसा था जिसने गरीबों को नई जंजीरों में बांध दिया और अमीरों को नई शक्ति दे दी, जिसने प्राकृतिक स्वतंत्रता को बिल्कुल नष्ट कर दिया, संपत्ति के कानून को बनाकर असमानता को जन्म दिया, कुछ महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लाभ के लिए सारी मानवता को सदा के लिए मजदूरी, गुलामी और दयनीय स्थिति में धकेल दिया। रूसो के अनुसार संपत्ति के प्रादुर्भाव से मनुष्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल गई, जिसका लक्ष्य करके वह कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किंतु सर्वत्र वह जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य को स्वतंत्र और स्वाधीन होना चाहिए, यही उसके लिए स्वतंत्रता है, किंतु समाज के निष्पक्ष नियम, रूढ़ियां और प्रतिबंध उसे दास बना रहे हैं। उसकी विशुद्ध प्राकृतिक दशा के जन्मसिद्ध स्वाभाविक अधिकार से उसे वंचित कर रहे हैं। वह अपनी स्वतंत्रता को भोग करने के लिए इन बंधनों से किस प्रकार मुक्त हो, यह रूसो के राजनीतिक चिंतन की मूल समस्या है। संक्षेप में, मनुष्य की बेड़ियों या परतंत्रता मनुष्य की व्याकुल करने लगी और वह इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो उठा। अतः उसने अपने को सर्वनाश की ओर ले जाने वाली इस अराजक व्यवस्था का अंत करने के लिए अनुबंध या सामाजिक समझौता के आधार पर राज्य की स्थापना की। रूसो का स्पष्ट मत है कि मनुष्य ने स्वयं ही अपनी खुशियों का समानता का स्वतंत्रता का लाभ उठा, परंतु उन्हें दोबारा प्राप्त करना अपरिहार्य है, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता, प्रसन्नता के लिए जीवन व्यर्थ है, के बिना जीवन व्यर्थ था। प्रश्न है कि इन्हें कैसे प्राप्त किया जाए। रूसो को तथा प्रकृति की ओर चलो, बैक टू द नेचर। वह कहता था कि हमें हमारे ज्ञान, हमारा भोलापन, हमारी गरीबी लौटा दो, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। परंतु रूसो को इस बात का निश्चय हो चुका था कि नागरिक समाज से प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना असंभव है।
अतः अब वह प्रकृति को लौट चलने का आह्वान नहीं देता। मैक्सी के शब्दों में अब उसकी दिशा आगे की ओर है, ना कि पीछे की ओर। अब रूसो के सामने समस्या थी, क्या यह संभव है कि ऐसे समाज की स्थापना की जाए जो अपने सदस्यों को जनधन की पूर्ण शक्ति के साथ रक्षा करे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के साथ एक होते हुए भी केवल अपने आदेशानुसार आचरण कर सके, पहले की भांति स्वतंत्र रह सके। इस समस्या का समाधान था सामाजिक समझौता, जिसे हॉब्स, लॉक, रूसो, हॉब्स, लॉक आदि दार्शनिक पहले ही प्रतिपादन कर चुके थे। सामाजिक समझौता तथा राज्य का स्वरूप, यानी युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए रूसो एक सामाजिक समझौते की कल्पना करता है। सभी व्यक्ति एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हुए, उनके द्वारा संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया, किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन संपूर्ण समाज के लिए किया गया। रूसो के अनुसार मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया। इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न कर संपूर्ण समाज को अर्पित करता है। इस प्रकार यह समझौता लोगों के निजी स्वरूप, सामूहिक स्वरूप के मध्य हुआ, जिससे कि अभ्यास आदि ने अपने अधिकारों को अभ्यास के सामूहिक स्वरूप को सौंप दिया। इसमें किसी की हानि नहीं वरन सबका लाभ ही था, क्योंकि जब उसने उनमें से किसी एक के व्यक्तिगत अधिकारों का आक्रमण होता तो उसकी रक्षा के लिए सारा समाज उपस्थित हो जाता है। रूसो की कल्पना के अनुसार हम में से प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और सभी शक्तियों का सामान्य रूप से सार्वजनिक इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अंतर्गत रखता है। हम संयुक्त रूप से सार्वजनिक इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अंतर्गत रहते हैं। हम संयुक्त रूप से प्रत्येक सदस्य का संपूर्ण संगठन के अखंड हिस्से के रूप में पाते हैं। समझौता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के स्थान पर समूह बनाने की इस प्रक्रिया में एकदम एक नैतिक तथा सामूहिक नियम का जन्म होता है, जो कि अपने ही सदस्यों से मिलकर बना है। जितने कि उसमें मत होते हैं, समुदाय बनाने के इस कार्य से ही इस निकाय को अपना एकता, अपनी सामान्य सत्ता, अपना जीवन, अपनी इच्छा प्राप्त होती है। समस्त व्यक्तियों के बने संगठन से बने हुए इस सार्वजनिक व्यक्ति को पहले नगर कहते थे, अब उसे गणराज्य कहते हैं। जब सक्रिय होता है तो संप्रभु तथा ऐसे ही अन्य निकायों से इसकी तुलना करने पर इसे शक्ति कहते हैं। सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को सामान्य इच्छा कहा जाता है। संप्रभुता की अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा से ही होती है। सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। प्रत्येक नागरिक का संप्रभुता में एक भाग होता है, साथ ही वह जानता भी है कि क्योंकि उसे उस कानून का मानना पड़ता है जिसे उसने स्वयं संप्रभु रूप में बनाया है। इस प्रकार रूसो के दर्शन में हमें जनप्रिय संप्रभुता और लोकतंत्र सरकार की आधारशिला मिलती है। सामाजिक समझौते की विशेषताओं के बारे में हम कहें तो सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति अपने संपूर्ण शक्ति व अपने अधिकारों को सबको समर्पित कर देता है। इस समर्पण का आधार और शर्त है समता, समानता, क्योंकि सभी व्यक्तियों में ने समान रूप से अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया है। समझौते की क्रिया के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के निजी व्यक्तित्व के स्थान पर एक सामूहिक व्यक्तित्व स्थापित हो जाता है, जिसकी एक पृथक एकता, पहचान, जीवन और इच्छा होती है। सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य की स्वतंत्रता का अंत हो जाता है। वह वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो जाता है और जीवन की एक निश्चित विधि में ढल जाता है। समझौते के परिणाम स्वरूप व्यष्टि के स्थान समष्टि तथा व्यक्तिगत इच्छा का स्थान सामान्य इच्छा ले लेती है। रूसो के अनुसार समझौते से किसी सरकार की स्थापना नहीं होती वरन उससे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसके संचालन का आधार समाज की सामान्य इच्छा होती है। समझौते द्वारा स्थापित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज अपनी सामान्य इच्छा के अनुसार समाज का संचालन करने के लिए सरकार की नियुक्ति करता है, जो उस समाज का एक यंत्र मात्र होती है, और तथा ऐसी सरकार सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती तो उसे बदला व हटाया जा सकता है। इस समझौते के द्वारा व्यक्ति कुछ भी नहीं खोता है, क्योंकि जो अधिकार वह दूसरों को अपने ऊपर देता है वही अधिकार वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति से पर प्राप्त कर लेता है। रूसो के अनुसार समझौता कोई ऐसी घटना नहीं है जो कभी एक बार घटी हो। यह तो निरंतर चलने वाला क्रम है जिससे प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा में निरंतर भाग लेता रहता है। इस प्रकार उत्पन्न राज्य एक स्वाभाविक राज्य है, ऑर्गेनिक राज्य।
प्रत्येक व्यक्ति राज्य का अविभाज्य अंग होने के कारण राज्य से किसी प्रकार अलग नहीं हो सकता, ना ही व्यक्ति राज्य के विरुद्ध आचरण कर सकता है। यानी व्यक्ति की स्थिति, इसकी आलोचना हम देखते हैं तो प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक है, बेंथम, सर फ्रेडरिक पोलक, वाहन, एडमंड बर्क आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत को आलोचना की है। प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक है, मानव स्वभाव का गलत अध्ययन किया गया है, विचित्र विरोधाभास है इसमें, और सामाजिक प्रगति के सिद्धांत का विरोध करता है, विरोधी है। राज्य समझौता का नहीं, विकास का परिणाम है। व्यक्ति को निरंकुशता के हवाले कर दिया है। रूसों ने व्यक्ति की स्थिति हास्यास्पद बना दी गई है, फिर भी व्यक्ति की स्थिति हास्यास्पद बना दी गई, और रूसों का राज्य शीश कटा लेविथान है, यहाँ तक कह दिया गया है। यानी आलोचकों ने शीशविहीन लेवियाथान कहा है। इससे शीशविहीन लेवियाथान इसलिए कहा गया है, लेवियाथान इसलिए कहा गया है कि हॉब्स के लेवियाथान की तरह वह सामान्य इच्छा से निर्देशित होने का निरंकुश नहीं है, लेकिन सामान्य इच्छा क्या है इसका निर्धारण करने का एकाधिकार उसके हाथों में केंद्रित है। अतः व्यवहारिक रूप से वह निरंकुश हो जाता है। इस तरह वह सामान्य इच्छा से पूर्ण जनतांत्रिक है, निर्देशित होते हुए निरंकुशता का उपयोग करने की स्थिति में बना रहता है, इसलिए वह एक शीश कटा लेवियाथान है। सामाजिक समझौता सिद्धांत का महत्व भी है, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि काल्पनिक निरंकुश कहा गया है, तथापि इसके सिद्धांत का महत्व है। इस सिद्धांत के द्वारा रूसों ने दैवीय अधिकार के सिद्धांत को कटु प्रहार किया। इस सिद्धांत ने राज्य के मानवीय संस्था बताकर निरंकुश शासन का विरोध किया। इस सिद्धांत ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य शासन का आधार जन सहमति है। इसने लोकप्रिय संप्रभुता को सुदृढ़ बनाया है। इस अध्याय में हम इतना अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम सामान्य इच्छा का अध्ययन करेंगे जो रूसों द्वारा प्रतिपादित है। और धन्यवाद।